बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं उर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। एपिसोड नया, अंदाज पुराना, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है, आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ। इट्स मिड ऑफ द वीक, यानी कि वेंसडेज है, और वेंसडेज हमेशा से मैं कहता हूं कि ब्रिज कर देते हैं हमारे दो पहले वर्किंग डेज को हमारे वीकेंड के साथ। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, लेकिन इसके साथ उम्मीद नहीं भी है कि आप ठीक होंगे, क्योंकि आज हमने रात को तकरीबन आखिरी जो मैंने अपना मोबाइल जब चेक किया, इट वाज 1:35 AM, आई वाज अबाउट टू स्लीप, और एकदम से मेरी नींद उड़ गई। उसकी क्या वजह थी? PSL का मैच तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, पेट्रोल 12 रुपए महंगा हो गया जनाब। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है। वजीर आजम ने कहा था कि जी पेट्रोल महंगा नहीं होगा। हमने समरी को मुलतवी किया था, मुस्तरद नहीं किया था, तो अब वो मुलतवी हुई हुई समरी जो आ गई है, अब पेट्रोल 12। मेरे माइंड में तो एक जुमला था, कैसा लगा हमारा मजाक। मतलब ऐसा मजाक कि 15 दिन पहले नहीं हुआ। एक इस हुकूमत में ये 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज होना शुरू हो गई। लेकिन आई एम दैट लकी पर्सन हु पूछे कैसे। आपने 10:35 में मैंने कल टैंकी भरा। टैंकी सेम मैंने कल यहाँ ऑफिस से जाते हुए अपनी टैंकी फुल कराई थी, और रात को मैं इस बात में खुश थी। तुम्हारी अम्मी कहती है कि भाई तुमने आइंदा नहीं भरवाना, तुम्हें इतनी खुशी हो रही है। लेकिन अम्मी को बताया कि वो 5-7 दिनों की जो खुशी है ना, वो हमें बहुत है, क्योंकि इस हुकूमत में अगर 5 दिन की खुशी भी आपको मिल जाए तो वो किसी और दूसरी खुशी से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बहुत बड़ा इजाफा है पेट्रोलियम PDL के अंदर, डेवलपमेंट जो लेवी है उसमें हुकूमत ने इजाफा करना, और इजाफा मजीद होना है, आपको बताएं। तो इसलिए जो पेट्रोलियम बेचने वाले हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत, उनकी तो चांदी हो रही है, साथ हमारा खाना खराब हो रहा है, और वो हुए जा रहा है। लेकिन आपने फिर भी घबराना नहीं है। हम भी बार अब बार क्या है, अब तो घबराने वाली हमारी, अब तो सेंसर ही खराब हो गया घबराने वाला हमारा। खैर आगे बढ़ते हैं। रात को बड़ा जबरदस्त एक मैच भी हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि PSL चल रहा है, थोड़े से दिन है, तो हम शुक्र करते हैं कि PSL की सुबह सुबह हम बात कर सकते हैं। कल छा गए जनाब हसनैन, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वर्ल्ड कप के अंदर जो जबरदस्त हमारा ओपनिंग पेयर पेसर्स का हो सकता है, शाहीन शाह अफरीदी विद हसनैन। जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन कोयटा हार गया। कोयटा हार गया, और कोयटा मेरे ख्याल से सीन से भी आउट हो गया। लेकिन स्टिल कुछ मैचेस हैं जो वो खेलेंगे। लेकिन स्टिल कल नसीम शाह की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत तारीफें हो रही थी, और बहुत एक अच्छा मैच देखने को मिला। दो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कुछ सुहेल तनवीर साहब ने कुछ ऐसा काम किया कि जिससे उनको थोड़ी भारी पड़ गई जीत जो पेशावर तनवीर में से क्यों उलझ रहे थे बेन कटिंग से, मुझे ये नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, ये 2018 से उनका मामला चल रहा है। लेकिन वो हमारे घर आए हैं, कुछ नॉर्म्स होती है, कैरेबियन लीग में इन दोनों का खेल के अंदर कुछ ऐसा हो भी जाता है। मेरे ख्याल में ही इज आवर गेस्ट, आई थिंक। तो ठीक है, फास्ट बॉलर एग्रेसिव भी होते हैं, उनको छक्के पड़ जाते हैं। सुहेल तनवीर इट्स ओके, वो हमारे मेहमान है, तो मुझे लगता है कि सुहेल तनवीर साहब को थोड़ा करना चाहिए। और ऑब्वियसली हमारे क्रिकेटर्स को भी इस तरह का थोड़ा पेशेंस और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ऑब्वियसली लीग है, आपको गुस्सा आता है, आप एग्रेसिव बॉलर है या जो भी है, लेकिन स्टिल मेक श्योर कि आप अपने गेस्ट के साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर आपकी 2018 से कोई मसला चल रहा था तो उसको इधर हाँ, लेकिन कहीं भी हो भाई, ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट इज कहते हैं जेंटलमैन की गेम है, तो इसे जेंटलमैन की तरह खेलना चाहिए। खैर जी, और भी बहुत कुछ है। कोविड के हवाले से कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं चंद शहरों को छोड़ के, जिसमें कराची है, पेशावर है, मर्दान है, गिलगित है, एक आध शहर शायद मैं मिस कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सभी शहरों में जो पाबंदियां हैं वो उठा ली गई हैं, और जो हालात ज़िंदगी है वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। भी तालीमी इदारों को नॉर्मल कर दिया, तो इट्स अ गुड न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई होप कि फिर कोई उम्र ना खटक जाए। SOPs को फॉलो करते रहे। हम आपको अपनी SOP जो हमारी है ना, कि हम सबसे पहले आपको टॉप ऑफ दिस लाइन स्टोरीज बताते हैं पहले घंटे की, वो दिखाते हैं और आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। इस वक्त हमारा जो सिस्टम है हमें ये कह रहा है कि हम लाइव हैं, तो हम बोलते रहे। खैर दिस इज लाइव का होस्ट नहीं, आप मतलब इसके मतलब नहीं। खैर जनाब, हम आपको मेन डेस्क से ज्वाइन करते हैं। विद दैट आपको मालूम है, हमने चूंकि इससे पहले जो बात की है, उस बात का मतलब ये है कि हमने अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। और मेरे बिस्किट नजर आ रहे हैं, सॉरी मेरे बिस्किट नजर आ रहे हैं, मैंने दिखा दें कौन सा है, स्पॉन्सर्ड है। खैर जनाब, हमारी टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज आपको बता देते हैं। आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सियासी मंजरनामा है जिस पे हमने बात करनी है, और मुल्की सियासत में आपको पता है कि पहली बार नहीं हो रहा है कि मुल्की सियासत में जो एतमाद की बातें हो रही हैं, सूरत हाल क्लियर नहीं है इस वक्त, और अपोजिशन का जो जोड़ तोड़ का मामला है वो भी जारी है। इस पे हमने बात करनी है। विद दैट अमला हसन, वी हैव मोर टू शेयर। पेट्रोल प्राइसेस ऑब्वियसली वो डिस्कस करना बहुत लाजमी है। उसके साथ साथ सफर शर्त हमारा सेगमेंट होने वाला है। पहले घंटे की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, और साथ साथ फिर जी इन्फ्लेशन के हवाले से इकोनॉमी के ऊपर हम बात करेंगे, उस पर एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से पिछले कुछ दिनों में देखा था कि हमें ये तसल्ली दी गई थी कि ये अब रुक गई है, लेकिन स्टिल 12 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। हाँ, और ये भी अब हम अगर आपको लाइनअप दिखा देते हैं जी, लाइनअप देखकर वापस आते हैं। गुर्बत नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी।
पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई के सुनामी से आवाम को अपनी जान के लाले पड़ गए। वजारत खजाना की कारकर्दगी आखिरी नंबरों पर। मुआशी तरक्की, महंगाई और गुर्बत कम होने से मुतालिक वजीर आजम के दावे पहले नंबर पर आ गए। तहरीक अदम एतमाद के शोर से सियासी मंजरनामा अबरालूद मुस्लिम लीग नून के नंबर्स गेम पर मुतजाद बयानात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सियासी मैदान में एक और बड़ी एंट्री। जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप को लाहौर में इकट्ठा कर लिया। हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन का तयन करने के लिए मुशावरत मुकम्मल। आइंदा दिनों में अहम फैसले मुतवक्के। सेगमेंट सफर शर्त में देखिए फरा महमूद के 19,000 फीट बुलंद दरा अबूर करने की दास्तां। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, अभी हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। लाहौर में और वस्ती पंजाब में तो धुंध खत्म हो गई, लेकिन जो सियासी मंजरनामा है इस पर ताहाल धुंध अभी छाई हुई। धुंध के बादल हैं, क्या कहना चाहिए, क्लियर नहीं हो रही। खैर, हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान बयानबाजी भी जारी है, पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है और खूब पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है दोनों तरफ से, और कोई भी मौका ज़ाया नहीं होने दिया जा रहा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स इन पाकिस्तान, इनफैक्ट सभी ममालिक के अंदर। और एक दूसरे को वैसे इस वक्त घबराने के मशवरे दिए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम तो घबराए भी नहीं, आप घबराए हैं। खैर, आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये जो खेल है, ओपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें कर रही हैं। हम रोजाना इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं आपके सामने। और खास तौर पे अगर हम ओपोजिशन की बात करें तो नून लीग एक तरफ तो ये दावे करती नजर आती है कि जी 25 से 30 जो PTI के अराकीन असेंबली हैं वो ओपोजिशन के साथ है, लेकिन दूसरी जानिब जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने फिर एक दफ़ा कल बैसाखियों का जिक्र किया, फ़ोन आने का जिक्र किया और कहा जी फ़ोन आने का सिलसिला जिस दिन बंद हो जाएगा उसी दिन तहरीक अदम एतमाद आ भी जाएगी, और न सिर्फ आ जाएगी बल्कि कामयाब भी हो जाएगी। सो सूरत हाल समझ नहीं आ रही। और कल हमने नून लीग की क़यादत से हमला पूछा भी था कि जब भी आपसे नंबर गेम ठीक नहीं होती तो आप अनदेखी ताकतों पे बात डाल देते, तो मैंने कहा था नहीं जी, हमारे पास हिस्टोरिकली ऐसे सबूत मौजूद है कि ऐसा होता है। वो नहीं नजर आता। ऑपोजिशन की जानिब से भी अगर हम बात करें, 15 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में पीपल्स पार्टी भी अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने वाली है, जिसका बाकायदा प्लान सामने आ चुका है। फवाद चौधरी साहब उन्होंने कहा जी कि ऑपोजिशन पहले भी इस तरह की कोई 13-14 कोशिशें कर चुका है, अब 14वीं बार भी कोशिश कर ले, उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला और ऑपोजिशन उसी तनख्वाह पे काम करेगी जिस पे वो पहले करती थी। और जहांगीर तरीन ग्रुप को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी मैदान में आ गए। वो याद कराते हैं कि हम हैं। उन्होंने लाहौर में एक जी अशाया दिया, जिसमें अशाये में 5 कौमी असम्बली और 15 पंजाब असम्बली के अरकान ने शिरकत की, और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने कुछ सारे मामले पे मुशावरत की कि अब तमाम तर नजरें जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप पे लगी हुई हैं, और इसी ग्रुप के हवाले से इसका जो रोल है वो हुकूमत और ऑपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इमरान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इस हवाले से चुप बैठने वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है। मैंने आज तक इस हवाले से कम से कम प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं देखी। जो है उनकी वो है, ही इज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो अच्छा ही खेलते हैं भाई इस पिच पे। तो खैर, हमारे साथ कंवल शोज़ेब है, लाड़ी हमारे साथ मौजूद है। कंवल, गुड मॉर्निंग, कैसी आप, ठीक ठाक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको गुड मॉर्निंग है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज है वो तो हमें पता है, बिकॉज वी बीन अ फैन ऑफ क्रिकेटर इमरान खान, तो वी नो कि वो बैटल हार्डन है और ही नोज हाउ टू प्ले। ऑलवेज बीन सो कॉन्फिडेंट। हाँ, सो कॉन्फिडेंट। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस महज ऑन कैमरा है, हमारे सामने है, या कैबिनेट या आप जो प्लेयर्स हैं या टीम है उनके सामने भी है, हकीकत में एग्जिस्ट कर रहा है? कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, आपको, प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, मैं तो वजीर आजम की इस वजह से इतनी ज्यादा मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि उनकी कन्विक्शन का लेवल बहुत हाई है। वो जब लोगों को कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो वो दिल से कह रहे होते हैं। और माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स और इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। वो फुली डिटर्मिन्ड होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। एक्टिंग उन्हें करनी नहीं आती है, जो कुछ होता है ना वो उनको सामने नजर आ जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। कॉन्फिडेंट तो ऑपोजिशन भी है शोज़। कंवल, वो एक्टिंग कर रही है आपके ख्याल में? रहने दे इमरान, आपने उनकी शक्लें देखी हैं जिस वक्त वो अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं। आपका देखें, कैमरा जो होता है ना, ये बहुत बड़े लोगों की
बॉडी लैंग्वेज बहुत जालिम चीज है और साथ साथ सोशल मीडिया भी कमल साहिबा, फिर वो पुरानी चीजें भी ले आते हैं, अब क्या करें। ये आप शक्लें देखने, हमें हमारी बातों को छोड़े, आप उनकी बस सिर्फ शक्लें देखा करें और पिछले कई अरसों से आप उनकी सिर्फ शक्लें देखें। इवन इकट्ठे खड़े होके भी जिस वक्त ये प्रेस टॉक कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो एक दूसरे को ऐसे लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। एक तो आपस में भी इनकी कोई अलाइनमेंट नहीं है, सिर्फ मुक्का है। देखिए अलाइनमेंट उस वक्त होती है जब कोई नजरिया होता है, जब आप कोई स्टैंड ले रहे होते हैं। स्टैंड अगर आप अपनी जात के लिए ले रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हैं, वो 34 अमेंडमेंट्स मेरे पास पड़ी हुई है। जो एनआरओ था, जो आपको फैटफ के मौके पे, पाकिस्तान की सलामती के मौके पे ला के सामने दी थी, तो इसलिए अवाम को भी नजर आता है। यानी कि आप लोग ऑपोजिशन से बिल्कुल नहीं घबरा रहे, आप लोग बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी जाने फिर जहांगीर तरीन ग्रुप से आप लोग घबरा रहे हैं, उनका भी तो एक इजलास हुआ है कल अहम, और फिर वो क्या लाएअमल होगा अगर कोई हिमायत कर देता है। वैसे जिसमें कहा जा रहा है 18 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की है उस इजलास में। देखिए उन्होंने जो हम ख्याल ग्रुप अपने आप को कहते हैं, उन्होंने सबने स्टैंड लिया है कि हम वज़ीर आज़म साहब के साथ करेंगे। और आपने अभी देखा है ना, अभी सेनेट का ये जो स्टेट बैंक का बिल आया उसको हमने पास कराया, मिनी बजट था वो पास कराया। ये तो शोर शराबा करते रहे हैं, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं बंदे तो इनके गायब होते हैं, हमारे तो सारे मौजूद होते हैं। कल हमारे बहुत ही प्यारे MNA थे ख्याल जमान साहब, उनका इंतकाल हो गया और वो कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। आप यकीन माने कि लास्ट टाइम जब ये बिल का मौका था तो वो इतनी बुरे हालात में भी वो भी उठकर आए हुए थे। तो ये कन्विक्शन का लेवल है वज़ीर आज़म साहब। लेकिन यहाँ पे एक सवाल फिर ये बनता है कि अगर ये ख्याल ग्रुप आपका हम ख्याल है तो इसका नाम हम ख्याल ग्रुप क्यों है? तहरीक इंसाफ ही क्यों नहीं है फिर, अगर इतना ही हम ख्याल है तो? 4-5 बहन भाई होना तो उनमें भी कुछ आपस में जो है वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। किसी न किसी चीज पे इख्तलाफात भी हो सकते हैं और किसी न किसी चीज पे आपस में भी आपकी जो है वो नजरियात नहीं मिलते। लेकिन पार्टी के अंदर वो पीटीआई हैं और पीटीआई के साथ खड़े होते हैं। आप ये देखें ऐसे ऐसे आपको करिश्मे नजर आ रहे हैं। 22 साल के बाद वो काफ लीग में चौधरी शुजात साहब के घुटनों को हाथ लगाने पहुंच गए। आखिर वजह क्या है? उसकी ऊपर डेस्परेशन देखेंगे, खुद अपोजिशन में बैठे हुए उनको वजारत आला जो है वो सीएमशिप ऑफर कर रहे हैं। भाई हाथ ना पे आते थू कौड़ी वाली बात से पहले अपने आप को तो बचा लो, फिर अगली बातें कर। अच्छा, दूसरा ये दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से एक पाकिस्तान में आपने पेट्रोल तारीख की महंगी तरीन सतह पे पहुंचा दिया है। इसका क्रेडिट तो हम ऑब्वियसली आप कोविड को ही देंगे या मौजूदा इन्फ्लेशन को ही देंगे, लेकिन कुछ सोचा है इसका? इस एक महज ये 12 रुपए का इजाफा, पहले 2 रुपए बढ़ता था तो आप लोगों की, असद उमर साहब की, इमरान खान साहब की ट्वीट्स पे ट्वीट्स आती थी कि जी चोर हैं, डाके डाल रहे हैं, अवाम पे इतना टैक्स डाल रहे हैं। आप तो हर 15 दिन बाद 12 रुपए दे देते हैं अवाम को एक नई पर्ची। तो कभी ख्याल आया उन ट्वीट्स का जो आप करते थे कि नहीं पिछलों की भी ये मजबूरियां होंगी, सिर्फ हमारी नहीं है? नहीं। देखिए मैं आपको इसका कोई मैं सियासी जवाब नहीं दूंगी, मैं टेक्निकल आपको जो इसकी रियलिटी बताऊंगी। जब $28 फी बैरल तेल मिल रहा हो इंटरनेशनल मार्केट में और आप लोकली 114 रुपए लगा के उसमें 35% जो है वो लेवी टैक्स डाल दें और 35 करोड़ रुपया जो है वो 35 करोड़ नहीं बल्कि 35 बिलियन अरब रुपया जो है वो आप लेवी के टैक्स के मद में कलेक्ट करें तो ट्वीट्स बनती हैं। लेकिन जब 99.08 जो डॉलर फी बैरल इस वक्त तेल की कीमत और $15 फी बैरल पिछले एक महीने में बढ़ी हो, तो हमने तो लेवी टैक्स 0 किया। वैसे हुकूमत पाकिस्तान लेवी टैक्स की मद में कुछ नहीं ले रही, उल्टा वही 35 अरब रुपया की इस वक्त हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो हम आगे पास ऑन नहीं कर रहे। तो इस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ी है, दुबई जैसा मुल्क जहाँ पे तेल सस्ता होता था, सऊदीया जैसा मुल्क जहाँ पे तेल बहुत सस्ता था, उन्होंने भी टैक्स लगा दिया है तेल पे। वहाँ पर बिजली गैस की कीमतें डबल से ट्रिपल हो गई है। तो इस वक्त फिर आप मुझे बताएं कि हुकूमत कारोबार तो नहीं करती, हुकूमत की तो कोई और सोर्सेज नहीं होती, टैक्सेस के थ्रू ही आपने पैसे इकट्ठे करने होते हैं। अगर ये हम इस वक्त पास ऑन नहीं करेंगे तो उसका मुआवजा फिर अगले 5 साल बाद 10 साल बाद इससे बहुत खौफनाक तरीके से भरना पड़ेगा कि आपको कर्जे लेने पड़ेंगे।
महंगे कर्जे लेने पड़ेंगे और वो भी फिर आवाम ने ही उसको पे बैक करना है। कंवल साहब, जिस तरह से आपने टेक्निकलिटी तो समझाई, चलें आप, मैं और बहुत सारे जो जिनको थोड़ा बहुत समझ आती है सारे मामले, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो आम आवाम है, ऑब्वियसली जब आप आगे इलेक्शन आएंगे और अभी फिर जो कैंपेन शुरू हो रही है, इसमें आपको लगता है कि जिस कदर महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर चीज़ें, जब आप पब्लिक में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो आपको वो रिस्पॉन्स आएगा जो आज से तकरीबन 4 साल पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन आने के लिए कैंपेन शुरू किया था और नून लीग की गवर्नमेंट को उन्होंने इसी बेस के ऊपर एक मैंडेट इमरान खान साहब ने अपने जल से जुलूस निकाले थे कि ये मामला है। आपको लगता है कि आवाम अब एक्सेप्ट करेगी इन तमाम चीज़ों को? टेक्निकल बातें एक तरफ, लेकिन आम आवाम को ये सब चीज़ें नहीं पता। नहीं, आम आवाम बहुत ज्यादा समझदार है। आप लोगों का बहुत, मैं समझती हूँ, क्रेडिट है लोगों तक हकाइक पहुँचाने का। आप बल्कि जो रियलिटी होती है वो पहुँचा देते हैं, आगे डिसीजन आवाम ने करना है। जो मुल्क दोस्त आवाम है, खास चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो जो बात को समझते हैं और जो चाहते हैं कि मुल्क की भलाई हो, वो हमारे साथ खड़े हैं। पटवारियों की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकती और ना जेलों का कुछ कह सकती हूँ, उनका दिमाग का प्रॉब्लम है कि ना वो अगर अपनी लीडरशिप को किसी नजरिए के बगैर। अच्छा, इसमें पता है सवाल क्या है? अब अगर एक आम आदमी अगर महीने का 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, तो आपने आज रात 1200 रुपए पेट्रोल कीमत में बढ़ा दिए हैं, इतने ही पैसे उसकी बिजली के बिल की मद में बढ़ा दिए हैं, इतने ही पैसे उसकी उस ट्रांजिशनल कॉस्ट की मद में बढ़ा दिए हैं जिसमें वो सौदा लेकर आता है या लेके जाता है, या उसके बच्चे अगर किसी वैन पे जाते हो तो 1000 रुपया वैन वाला बढ़ा देगा। तो ये जो रातों रात गैप पड़ जाता है 4-5 हज़ार रुपए का आम आदमी की जिंदगी में, यानी कि 5 हज़ार रुपए आम आदमी की जिंदगी में उसका कर्जा मजीद बढ़ जाता है, इसका भी तो कोई सोल्यूशन निकाले ना। अब आप कह रही हैं आपकी मुश्किलात हैं, आपकी मुश्किलात डेफिनेटली हैं, लेकिन आप भी जब आवाम से बात करते हैं, और आप हमसे बखूबी जानते हैं, आपको हर प्रोग्राम में हर जगह पे इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन पूछना हमारी भी मजबूरी है कि उस पे 30-35 हज़ार कमाने वाले का भी तो कंवल साहिबा कोई हल निकाले ना, कि उसको कोई ठीक फरमा रहे हैं। मैं रिलीफ मिले। अर्ज कर दूं, देखिए हमारे पास 2 तरीके से आवाम रहती है। एक टोटली अर्बन सेंटर्स में रहने वाली मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। जी बिल्कुल, ठीक है, अपर को तो आप छोड़ दें, जिनकी बड़ी गाड़ियां उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ होती है, जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर लेक्सस में लेके जिनकी टैंकियां ही एक टाइम की जो है वो 180 लीटर डलवाने वाली हैं, उसको छोड़ दें आप। वो भी हमें शोर मचाते हुए नजर आ रहे हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मेजॉरिटी एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी इस वक्त लेबर क्लास है या हमारा किसान है, वो इस वक्त उनकी अर्निंग जो है वो 3 टाइम्स बढ़ी है। ये भी मैं स्टैटिस्टिक्स आपको फैक्ट्स के साथ बता। सैलरीड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल सैलरीड क्लास के हवाले से। सैलरीड के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उससे वज़ीर आज़म खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आप इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इस वक्त 980 अरब का प्रॉफिट बनाया है, तो बराए मेहरबानी इसको अपने आगे जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको भी आगे ट्रांसफर करें, सारा अपनी जेबों में ना डालें। तो पाकिस्तान इस वक्त पैसा बना रहा है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर वाले सैलरीज नहीं बढ़ा रहे तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ना, आपके पास SCCP आपके पास इदारे हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इन कंपनीज को, तो उनको पकड़ें। क्यों नहीं बढ़ा रहे आप सैलरीज अपने? देखिए, वो आपके मीडिया मालकान ने इस दफा सबसे ज्यादा पैसा बनाया है, तो आप मीडिया मालकान को पकड़ने का क्या तरीका? अगर हम उन्हें पकड़े नहीं, अगर कोई गलती करे तो बिल्कुल पकड़े जी, क्यों ना पकड़े? कोई भी कानून से तो कोई मुबर्रा नहीं। कानून तो सबके लिए, आप सियासतदानों के लिए भी होना चाहिए, जजेस के लिए, सबके लिए कानून होना चाहिए। मेरी बात सुने ना इमरान, मुझे एक तरफ जुमला पूरा कंप्लीट करने दें। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी माशरे की। जब आप देखते हैं, अब कोविड में क्या हुआ था, जब स्टार्ट में आया कि हर चीज बंद कर दो, लोगों ने अपने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त सपोर्ट की कि आप अपने एम्प्लॉइज। ठीक है, चलें, कम टाइम कम है, आपकी बात हम तक पहुंची है। इसमें चाहे हेड हो, कोई भी इदारा हो, सबका फर्ज है कि वो अपने एम्प्लॉइज का ख्याल करें, और इसमें कोई मावरा, कोई मुबर्रा नहीं है इस जिम्मेदारी से। नहीं, हमारे पास सुबह मैंने बहुत शकील बातें कर ली हैं सियासत पे, इकॉनमी के ऊपर। अब मैं थोड़ी लाइटर साइड पे जाऊंगी और आतिफ असलम की मैं बात करूंगी, जिन्होंने लता मंगेशकर को दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान ट्रिब्यूट पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं कभी लता जी से मिला नहीं, लेकिन मैंने उनकी म्यूजिक को जिया है। और ये वीडियो जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट के दौरान लता जी के जो गाने हैं उस पर कुछ गुनगुनाया भी, और उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया, और एक प्यार का नगमा है उसके चंद। आपके मूड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए चला है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मौजूद आपके साथ।
बैक टू एक्सप्रेसिव। अब आपको जो दिखाने वाले हैं, जो विजुअल्स दिखाने वाले हैं, उसके बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो विजुअल्स खुद बोलेंगे। सफ़र शर्त हमारा सेगमेंट है जिसमें वकार अहमद मलिक और फराह महमूद कुछ बहुत ही एडवेंचरस डिस्कशन करें। देखते हैं आज का सफ़र शर्त। meters. Please keep on moving and reach the safe place as early as possible. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और ये सफ़र शर्त की जो सीरीज़ है ये फ़राह महमूद के साथ है। फ़राह महमूद के साथ जो लास्ट हमने किया था वो खुर्द पिन के वाले से किया था। और खुर्द पिन जो है वो शिमशाल को अस्कोले के साथ मिलाता है और स्नो लेक पे आप उतरते हैं। और इस दफ़ा जो हम करने जा रहे हैं ये नाम ही मैंने पहले कभी नहीं सुना। और फ़राह महमूद ने ऐसे ऐसे ट्रैक्स पे गई हैं, ऐसे ऐसे पासेस पे गई हैं कि जिनका नाम हम पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है। कम से कम मेरे इल्म में ये नाम नहीं था और ये नाम है वर्जराव। क्या मैं ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? जी, इसका प्रोनाउंसिएशन है वर्जराव। वर्जराव, अच्छा। हाँ, ये यानी वो जो जिस तरह लोकल कहते हैं। हाँ जी, ये लोकल तो कहते हैं, वर्जराव के साथ है, ओके। तो ये जो वर्जराव है, ऐसा क्या है कि आपने ऑलरेडी, मेरा मतलब है कि खुर्द पिन पास किया जो कि मुश्किल तरीन ट्रैक है और बहुत ही कम लोगों ने किया हुआ है। उसके बाद यानी पहाड़ में कहीं पहाड़ कोई हल्का सा रास्ता देता है तो आपको फौरन होता है कि मैं यहाँ पे इस पास में भी चली जाऊँ। तो ये वर्जराव का आइडिया कैसा है? अच्छा, इस तरह यह है कि 2020 जो था वो पूरे दुनिया के लिए एक कोविड की वजह से सारे प्रोग्राम्स आगे पीछे हो गए। हमारा 2020 में प्रोग्राम था माउंटेनियरिंग का, एक पीक थी वो हमने करनी थी, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल होते गए, लॉकडाउन हो गए, सब कुछ, टूरिज्म बंद हो गया, कहीं भी नहीं गए, बड़ी सख्त खारिश हो रही थी कुछ करें। लेकिन टुवर्ड्स एंड अगस्त में टूरिज्म थोड़ा सा खुला तो हमें, और वो पीक तो अब हम नहीं कर सकते थे, मौसम गुजर चुका था, तो सोचा कि ये एक है वर्जराव, इसको करते हैं। इसमें इसकी जो खासियत थी वो ये थी कि ये अभी तक कराकोरम में जितने भी पासेस लोगों ने डिस्कवर किए हैं ये हाईएस्ट पास है। ये खुर्द पिन से भी ज़्यादा है? ये खुर्द पिन से भी ज़्यादा है। 5988 इसकी हाइट है। अच्छा। तो मुझे ये था कि इट्स ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये उसकी टेम्पटेशन, ये एक वजह है जिसकी वजह से हमने ये इसको, यानी ये तकरीबन 17-18 हज़ार फुट पे चला जाता है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आप जब आपने खुर्द पिन किया तो इसकी मालूमात तभी आपको मिली थी या बाद में किसी ने बताया? मतलब ये कोई ऐसा पास तो है नहीं कि जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात इंटरनेट पे या बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हो? ये पास 2019 में पहली दफ़ा एक टीम ने किया था। अच्छा। तो उसकी वजह से नो हाउ तो हो गई थी कि एक पास है और कभी करना है, तो मगर क्योंकि हमारा वो क्लाइंबिंग वाला प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो फिर उसकी जगह हमने ये इसको कंसिडर किया। एक दफा मुझे मिल लेना बॉस, जान निकाल देनी है मैंने। तो ये बताएं कि ये जो पास है इसको, इसके जब स्टार्ट, यानी ये आपने खुर्द पिन के बाद किया ना? जी जी। तो ट्रेनिंग की आप जबरदस्त हो चुकी होगी, सब कुछ, यानी आपको एक आइडिया होगा कि अगर खुर्द पिन की हाइट है तो उससे हमने ज्यादा हाइट पे जाना है। इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो अभी भी आप खुर्द पिन को नंबर 1 ही कहेंगी मुश्किल में? जी, मुश्किल में खुर्द पिन ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि खुर्द पिन का ग्लेशियर इटसेल्फ, उस पे जो है ना चलना वो बहुत मुश्किल है। खुर्द पिन जगह नहीं देता क्योंकि उसकी कुछ शेप और स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जगह नहीं देता, तो उसके लिए क्लाइंबिंग आपको आइस क्लाइंब करनी पड़ती है, रॉक क्लाइंब करनी पड़ती है। इसमें ये है, ये हाइट पे था लेकिन इसका ग्लेशियर बहुत समझ लें कि मेहरबान था। अच्छा। और ज़्यादा क्रेविसेस तो थे लेकिन हिडन क्रेविसेस ज़्यादा थे और इतना ज़्यादा कोई, और इसकी जो आखिरी क्लाइंब थी वो बहुत स्ट्रेंज और बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन एक समझ लें कि टेक्निकल तो थी लेकिन फिर भी उसके मुकाबले मैं खुर्द पिन का कंपेयर नहीं कर सकती, उससे आसान थी। खुर्द पिन इज नंबर 1। तो इसमें नासिर साहब थे आपके साथ? हाँ, ये इसमें एक ट्विस्ट जो था ना उसमें ये था कि जब हमने सारा, हम 4 मेंबर्स थे, नासिर और मैं थे और 2 लड़के और थे। जब जाने में सिर्फ 3 दिन रह गए तो नासिर की एक कोई मसरूफियात थी, ऐसी कोई कमिटमेंट थी जिसकी वजह से वो उन्होंने कह दिया मैं नहीं जा रहा। I can't go with you। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मैं अब ठीक है, कैंसिल ऑलरेडी चला आ रहा है, हम नहीं आ पाए, तो मैंने फिर थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस किया, मैंने कहा मैं खुद अकेले जाती हूँ, मैं नासिर के बगैर जाके देखती हूँ। तो ये भी एक खासियत है इसमें कि ये पहला पास है जो मैंने, और इतना बड़ा पास हाँ किया। वर्जराव की मोहब्बत में आपने अपने शोहर की मोहब्बत कुर्बान कर दी और आपने कहा कि मैं जब भी जाती हूँ अपना, मेरा आधा दिल तो इधर ही होता है, बेटा होता है, अम्मी, सब लोग यहाँ, लेकिन इस दफ़ा तकरीबन मैं पूरा दिल छोड़ के गई यहाँ पर।
तो इसमें कितने कैंपिंग साइट्स हैं? ये पूरा जो ट्रिप है, इसको हमने, वैसे तो ज़्यादा दिन थे इसके, 18 दिन थे, लेकिन हमने इसको 13 दिन में किया। हमने कोई रेस्ट डे नहीं किया। और इसमें ये हमने कैंप साइट्स थोड़ी सी, कैंप साइट्स तो ज़्यादा है, लेकिन तकरीबन 13-12 कैंप साइट्स में हमने इसको कंप्लीट किया। तो ये अगर ये 18 दिन है तो ये फिर खुर्दुबिन से थोड़ा तवील है, क्योंकि वो 14 दिन का आपने कहा था। खुर्दुबिन में एक तो रेस्ट डेज भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रो फिक्सिंग होनी होती है, तो एक दिन आपको हर हालत में रुकना होता है ताकि आपके टीम जाके वो रो फिक्सिंग करे। और उसमें यह है कि आप चलते बहुत घंटे हैं, लेकिन आप फासला कम कवर करते हैं खुर्दुबिन में। इसमें यह है कि आप ग्रेजुअली चलते जाते हैं। अच्छा, ये जो खुर्दुबिन है और ये जो वज्राब है, इन दोनों पासेस पे मैं कह सकता हूँ कि आप अकलौती पाकिस्तानी, पहली पाकिस्तानी खातून जिन्होंने वज्राब भी किया है और जिन्होंने खुर्दुबिन भी किया है, जो कि मुश्किल तरीन और टेक्निकली और वो तमाम चीज़ें हैं। टेक्निकली भी बहुत मुश्किल और ख़ास तौर पर जो उतराई है इसमें, वज्राब की उतराई बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको रिपेल आपने बहुत लंबा करना होता है, तकरीबन 300-400 मीटर आपके रिपेल। अच्छा, जिस तरह की मिन्नतें करके हम आपको लाए हैं, मतलब इन कैमरास के सामने मुझे, मतलब जिस तरह माउंटेनियरिंग है ना, तो एक माउंटेनियरिंग का कमर्शियल एस्पेक्ट है, तो वो शायद आपको वो फ्लो हासिल नहीं होता और आप चाहते हैं कि एक शाउट क्रिएट हो, लोग मुझे जाने, वो सारा कुछ होता है। लेकिन वो एक बहुत ही जो जेन्युइननेस है माउंटेनियरिंग की फील्ड में भी और इस तरह की ट्रैकिंग की फील्ड में भी, इसमें पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रैकर्स ऐसे हैं आपके समेत जो कि किसी को पता ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने चाहा ही नहीं है कि किसी को पता चले। तो आपने भी नहीं चाहा, मतलब आप कि बेसिकली वो आप बस एक पर्सनल साइड में चाहा, लेकिन अब क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा आ गया कि उसकी वजह से किसी ना किसी तरह जब आप कुछ चीज़ करते हैं और कोई चीज़ लगाते हैं तो वो होना ही पड़ जाता है। बेसिकली ये जितना भी ट्रैवल हम करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं या माउंटेनियरिंग करते हैं, ये बेसिकली अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इसमें कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि कोई अचीवमेंट यही है कि हमारी सेटिस्फेक्शन है। मैं बार बार सेंसेस की बात करती हूँ। देखिए, सेंसेस आर द गेटवेज टू आवर इंटेलिजेंस। इधर जाके आपकी सेंसेस ब्रॉडन होती हैं और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज होती है। मतलब देयर इज नो सच थिंग कि आप कि इंटेलिजेंस में कोई चीज़ जाए वो आपके सेंसेस से ना गुजरे। जितनी सेंसेस आपकी ब्रॉड होंगी, ये वो जगह हैं जहाँ पर जाके आपके, मतलब अब जैसे एक अंधा है वो आंखें बंद करके भी देख सब कुछ सेंस कर सकता है, तो वहाँ जाके इस किस्म की आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं। इतनी, मतलब एक टोटल अलग डायमेंशन है, आप वो कंपेयर इधर कर ही नहीं सकते। जब आप उस डायमेंशन में चले जाते हैं ना, तो फिर इररिस्पेक्टिव हो जाती है ये बात कि आपको कोई जान रहा है, आप पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता फिर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये एक ऐसा सूबा है कि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर हम देखें तो वहाँ पे हो सकते हीरोज़ हैं, वो क्रिकेट के बहुत बड़े हीरोज़ होंगे, सब कुछ या मीडिया के ये जो फिल्मों के और फिल्मों के इस तरह के। अच्छा, जब आप गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी के अंदर दाखिल होती हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि फ़रा महमूद का वहाँ पे क्या मुकाम है, ये लोग कितनी मोहब्बत करते होंगे, या आप जब जाती हैं तो लोग कितना उसमें देखते होंगे कि ये फ़रा महमूद है जिन्होंने ये पासिस किए हैं, ये तो वो चीज़ आपको हासिल हुई? बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। आप यकीन करें, जब हम शमशाल जाते हैं एक एक दिन में हम 8-8 खाने खा रहे होते हैं, क्योंकि वो हर बंदा कहता है कि हमारे खाना। और मैं समझती हूँ कि ये उन वहाँ जितने भी पहाड़ हैं जिनके लिए हम जाते हैं, इट्स द पीपल लिविंग इन देयर शेडोज जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जिनकी जो बस नेचर है ना वो इतनी ज़बरदस्त है। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो हमारे हाई पोर्टर्स होते हैं, वी आर नथिंग विदाउट देम। डेफिनेटली अगर वो हमें असिस्ट ना करें, हमें लेके ना, मतलब हम तो क्योंकि यहाँ डाउन, हमें डाउन के लोग कहा जाता है ना, डाउन के लोग नीचे से आए, हमारा तो इतना फेफड़ा भी नहीं होता कि हम, वो लोग तो वहाँ पर माशाल्लाह ऐसे चलते हैं जैसे कोई इतनी बिग डील नहीं है। तो हमें जब तक उनकी असिस्टेंस ना हो हम कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, बहुत सारी पीक सर किए हैं जो कि उसमें आई नहीं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अब अवेयरनेस हो रही है। अब कुछ हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कम्युनिटी बने और सबकी जो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सामने आए। फ़रा महमूद साहबा, हम आपके साथ एक सेगमेंट ज़रूर करेंगे, नाजरीन इनके साथ एक ऐसा सेगमेंट करेंगे जिसमें हम इनसे पूछेंगे कि आम आदमी, मतलब ये तो खैर बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ है, खुर्दुपिन और इस तरह जो बड़े बड़े पासेस हैं जो फ़रा महमूद ने कर रखे हैं, ये तो बहुत बड़े कारनामे हैं, लेकिन एक आम आदमी आम समाज के हवाले से, समाज की सकाफ़त को समझते हुए, क्योंकि फ़रा महमूद पाकिस्तानी भी हैं, इन्होंने बहुत बड़े ऊंचे ट्रैक्स भी किए हुए हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर ये मद्देनज़र रखें तो एक आम पाकिस्तानी को और उसकी सकाफ़त को और उसकी लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए इनको कौन से ट्रैक्स
एक आम पाकिस्तानी को अपनी फैमिली के साथ कौन से ट्रैक्स हैं जो वो कर सकता है। इस पे हम ज़रूर फरह महमूद साहब से बात करेंगे अगले सफ़र शर्त में। देखते रहिए सफ़र शर्त। एक दफा मुझे मिल लेना बॉस, जान निकाल देनी है मैंने। Please keep on moving and reach the safe place as early as possible. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, नाक़दीन ऐसा कहते हैं कि जब भी वज़ीर आज़म किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं, किसी बात का नोटिस लेते हैं या बयान देते हैं तो चंद घंटों में किसी बड़ी परेशानी का पेश खेमा साबित होता है। यानी कि वो नोटिस इस बात की गमाजी करता है कि कुछ होने वाला है। माजी की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि दुनिया में गुर्बत बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत कमी आई है, जो हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। और वज़ीर आज़म ने कल ये भी कह दिया था कि इस दफ़ा जब हम इलेक्शंस में जाएंगे 2023 में तो ये वाहिद पैमाना होगा हमारी हुकूमत का कि हमने गुर्बत से लोगों को निकाला है, इस बेस पे हम इलेक्शन जीतेंगे। इतना बड़ा दावा कर दिया। ये इतनी इंटरेस्टिंग बात थी कि इस बयान को 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि जो महंगाई से परेशान आवाम थी उन पे बम गिराया गया और असल में जो कहते हैं ना चीखें निकलवाई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है तारीखी बुलंद तरीन सतह पे पहुंची है सबसे ज्यादा। हाँ, और पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 3 पैसे, उसमें इजाफा तकरीबन 160 रुपए फी लीटर, 160 रुपीज़ पर लीटर। और ऐसे हमने इसी कीमत में हमने 2 लीटर भी पेट्रोल डलवाया हमने अपनी यादाश्त के अंदर इस मुख्तसर सी जिंदगानी में। लेकिन अब हम ये दिन भी देख रहे हैं डीजल जो कि जिसका ताल्लुक यकीनी तौर पर डायरेक्ट आम आदमी की ज़िंदगी से है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में ख़ासतौर पर डीजल की जब कीमत बढ़ती है, मुख्तलिफ मशीनों का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, तो डीजल में भी 9 रुपये 53 पैसे इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो मिट्टी का तेल है इसमें 8 रुपये 10 पैसे इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ और ये भी इतलात इस वक्त आ रही है कि हुकूमत जो है वो आइंदा चंद दिनों में, जो कि हमें लग रहा है क्योंकि बिजली महंगी हुई है और बिजली तेल महंगा हुआ है और तेल इस्तेमाल होता है बिजली बनाने में, तो बिजली की कीमत में भी इजाफा हो सकता है और एक बड़ा झटका जोर से लगने वाला है। गर्मियाँ आ रही हैं, अब बिजली भी बढ़ेगी और पेट्रोल की फी लीटर जो कीमत में सिर्फ 12 रुपए बढ़े थे। और उधर वजीर आजम जो वजीर खजाना की 70वीं नंबर वाली कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर इतने मुतासिर थे कि माशी तरक्की के दावे करते नहीं थकते थे, लेकिन इतना बड़ा इजाफा किया गया है और इससे महंगाई का कितना बड़ा सुनामी आएगा, इस पर जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है या बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, शायद हम या आप उस चीज़ का अंदाजा नहीं कर सकते, ना कि हुक्मरान कर सकते। दिलचस्प सूरत हाल है कि कभी हम किसी सब्जी की दुकान पे जाएं, किसी दुकान पे जाएं और उनको पता लग जाए कि हमारा ताल्लुक मीडिया से, तो वो हम पे बरस पड़ते हैं लोग कि जी आप बात ही नहीं करते, इतनी महंगाई। अब हम तो बात कर रहे हैं जी, अब हमारी बात से क्या होता है? हमारी, मैं तो उस दिन भी हमने कहा था कि हमारी दुआ से अगर ये ठीक होता तो हम दुआएं मांगते रहते हैं। हम इधर बैठ के मैं तो वजीफा 2 घंटे हम यही करते हैं। 20-25 रुपए घट जाए, 20-25 रुपए टूट जाए कीमत, अल्लाह करे हमारा खुद बजट से कुछ नहीं होना, ऐसे कुछ नहीं होना, हमारा बजट खुद इतना डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। खैर, हुकूमत की मजबूरियां अपनी जगह, सिर्फ तनकीद भी दुरुस्त नहीं है, हुकूमत की मजबूरियां हैं, लेकिन ये मजबूरियां एक दिन में बनी नहीं है। ये एक दिन में ये सारा कुछ बोझ बना नहीं है, ये पिछले कई सालों से इकट्ठा होता है और पिछले 3 सालों में भी इसको कम करने के लिए कुछ ऐसा खातिर खा नहीं किया गया कि जिससे ये कम होता। ना तो सारा इल्ज़ाम इस हुकूमत को दिया जा सकता है और ना ही इस हुकूमत को कतई तौर पर रिलैक्स किया जा सकता है कि नहीं जी पिछलों ने कर दिया था। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमतें रिलीफ के लिए आती हैं, रिलीफ देना हुकूमतों का काम होता है, वरना तो मैं अपनी तनख्वाह लेता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ, मुझे हुकूमत की ज़रूरत क्या है? हुकूमत होती है इसलिए कि जहाँ पे अवाम को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मुतवस्सित तबके को या निचले तबके को, उसमें हुकूमत पॉलिसीज़ बनाती है कि उसको कैसे उठाया जाए। तो इस वक्त वही तबका सबसे ज़्यादा, और सबसे बढ़कर बात ये कि जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है आई गेस, क्योंकि गरीब अवाम के लिए किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई थोड़ा बहुत, जिसको हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते, थोड़ा बहुत कोई रिलीफ पैकेज, कोई इस तरह का मामला हो जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है वो सबसे ज़्यादा उस पर इफेक्ट आता है। और शायद यही वजह है कि हमारे हुक्मरान इस चीज़ से बिल्कुल वो जो कहते हैं बरी जिम्मा हो जाते हैं। वो कहते हैं जी दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, तो हम भी इस मुश्किल का शिकार हैं। हुक्मरान थे, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लाख उनको बुरा कह ले, हुकूमत उनको कह ले, चोरी डाका जो भी सिलसिला है वो हुकूमत का और उनका मामला है, लेकिन कम से कम ऐसे मामलात में वो एक्टिव जरूर होते थे, वो कंसर्न जरूर होते थे, वो बड़े बेफिक्र होकर आके कह नहीं देते, क्योंकि जी इंटरनेशनली है तो यहाँ पे जैसे फवाद चौधरी साहब ने कह दिया था हमको दुनिया से मुख्तलिफ तो नहीं रहते, जैसे एक इनके वजीर ने कहा था 2 के बजाय 1 रोटी खाना शुरू कर दें। जो मर्जी है, आप इस हुकूमत के वज़रा हैं और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि अवाम
बिल्कुल बुरे हाल में पड़ी हुई है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जी। लेकिन वो आगे कॉन्फिडेंस से कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, साड़ी असी बिल्कुल आराम ना जिंदगी साड़ी गुजर रही है, तुसी भी चिल करो, घबराना नहीं है। यही होता है सारा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आवाम भी फिर इसी कीमत पे पेट्रोल डलवाई जा रही है, डलवाना है, कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी है। लेकिन एक पिछले दिनों में हमने एक प्लान सुना था हुकूमत का कि मुख्तलिफ जो एहसास कार्ड्स हैं इसके ऊपर शायद पेट्रोल कुछ लोगों को सस्ता दिया जाए, यानी कि जिसके पास वो रिलीफ कार्ड है उसको पेट्रोल भी शायद वो सस्ता दिया जाए। लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक सो, मेरे लिए नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो कम से कम हम अपनी ज़ात से हटके उन लोगों के लिए जो कि बाइक चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको अगर पेट्रोल कुछ सस्ती कीमत में मिले, यानी कि एक शख्स जो प्राडो पे या लैंड क्रूजर पे पेट्रोल डलवा रहा है वो 160 रुपये 170 रुपये अफोर्ड कर सकता है, लेकिन दूसरे को कम पे मिल रही है। सो हमारे साथ सलमान शाह साहब हैं, बिल्कुल उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब। ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब गवर्नमेंट की लॉजिक ठीक है जी, दुनिया भर में बढ़ी है, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमतों का काम है आवाम को रिलीफ देना। इस हवाले से आपका कमेंट और आइंदा आने वाले दिनों में भी पेश गोई की गई है कि इस तरह से कीमतों में इजाफा होगा। देखिए, इसमें एक तो ये है कि इस वक्त जो ऑयल की सिनारियो है वो तेल की कीमतें जो हैं वो रुकने नहीं जा रही। रशिया में और यूरोप में जो इस वक्त तसादम है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीमतें ऊपर जा रही हैं, और ये अगर बढ़ती चली जाएंगी तो ये फिर अल्टीमेटली हुकूमत के पास कोई मीन्स नहीं है इसको अब्जॉर्ब करने के। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे जो कर्जे हैं वो आसमान से ऊपर चले गए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये अवाम के ऊपर इसका जो मलबा है वो तो गिरेगा। अब इसके जो मसला ये है कि हमने 40 साल से अपने इकोनॉमी को इम्पोर्टेड एनर्जी के ऊपर डाल दिया, उसको अच्छा जी, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी चल रही थी और वो चल रही थी जो वार्डरोब के हवाले से और खासतौर पे वार्डरोब की क्लियरेंस के हवाले से, और वो ये है कि पैक होना कपड़े शुरू हो गए हैं कुछ कुछ हद तक। कराची में तो हो गए, कराची में पैक ही रहते हैं, निकले कपड़े वो पैक रहते हैं। और लाहौर में चूंकि मैं अपनी वार्डरोब इमरान से कहती थी कि अब मुझे थोड़ी समर्स वाली वार्डरोब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि इस मौसम में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं सर्दियों की वार्डरोब पहनने जी। और इस वीकेंड में मुझे इत्तेफाक हुआ इस दफ़ा मार्केट में जाने का, तो मैंने देखा है कि ख़वातीन ने जो गर्मियों की खरीदारी है वो शुरू कर दी है, और उसके साथ साथ ने अपनी कलेक्शन लॉन्च कर दी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अच्छा, वैसे ये भी दिलचस्प है ना, वॉल्यूम पहले म्यूजिक के वॉल्यूम आते थे, अब कपड़ों के वॉल्यूम आते हैं। तो ये खैर इंटरेस्ट को देखते हुए अच्छा है, ऐसे हेल्दी ट्रेंड्स आने चाहिए जिसमें लोग, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद भी तो बढ़े, जैसा कि हम ब्रेक से पहले हम बात करते। खैर PSL जारी है और हमने इस घंटे के अंदर PSL को इन डिटेल्स भी डिस्कस करना है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम कराची पे कम बात करें, क्योंकि कराची इज ऑलरेडी आउट। सो जो कोयटा पे भी कम करेंगे, अब सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद। कोयटा का चांस अभी स्टिल है, कोयटा आउट नहीं है। आप चाहती हो? जैसे नहीं, मैं चाहती नहीं हूं, क्योंकि कल जो हरकतें हुई उसके बाद क्या बनता नहीं। ठीक है, चले हम टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज इस दफा देख लेते हैं। हमारे पास इस आवर के अंदर भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको बिजी रखेंगे अपने साथ। देखते हैं इस आवर के अंदर क्या है हमारे पास आपको। कोरोना के वार कम, लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी इदारे खुल गए। वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं तमाम क्लासेस मामूल के मुताबिक चलेंगी। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात गुरु के किरदार से शोहरत पाने वाले असद मुमताज मलिक से। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। 10 बजे क्या क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम आपको लेके चलेंगे अपने सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की जानिब, जिसमें सारा बलोच आज मुलाकात करवा रही है गुरु के किरदार से शोहरत पाने वाले असद मुमताज साहब से। तो देखते हैं क्या बातें हुई कॉफी के जो टेबल पे। तो देखते हैं आज का सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफी के साथ मैं हूँ सारा बलोच। नाजरीन, एक्टिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें अपनी अलग पहचान बनाना और अपना अलग नाम बनाना एक बहुत बड़ा काम है। आज मैं आपकी मुलाकात जिन शख्स से कराने जा रही हूँ, उन्होंने पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर सर्व किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस अदाकार की जिनको आपने। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले एक आई थिंक समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू एक्सप्लोर, और लोग भी जाने उसको,
डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी से, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके ये जो एक्टिंग तक का ये सफ़र रहा है, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था। आसान था? हाँ, बहुत आसान था। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई काम करने की ठान लेते हैं तो फिर हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो अगर वाकई ये इतना आसान था तो 23 साल हो गए इस बात को। Exactly. डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी का जो ये असर है, ये जो सिलसिला रहा है, इस इंडस्ट्री में होते हुए दोस्त थे सारे, आई एम श्योर यू नो आप सब एक दूसरे को जानते होते हैं, उसके बावजूद इतनी देर क्यों? यूँ कह लें कि किसी ने उस नज़र से देखा नहीं जिस नज़र से शहजाद ने देखा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम भी किसी एक के ऊपर अटक जाते हैं कि नहीं, ही इज़ माई कैरेक्टर। तो बिल्कुल इसी तरह शहजाद भी मुझ पर रुक गया कि ही इज़ माई कैरेक्टर। आई थिंक एक और चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रामा आपको ऑफर हुआ और वो भी ख़तरनाक कैरेक्टर। जब पहला आपका शॉट था उस वक्त क्या कैफियत थी? नॉर्मल था कि ओके, या कुछ था अंदर से बटरफ्लाइज हो रही थी कि आई एम डूइंग समथिंग बिग? बटरफ्लाइज तो थी एक्चुअली वो, बट मैंने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं। काम करते वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरा कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी की अभी भी आप डायरेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं जो कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, और आई एम श्योर जब हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं तो हमारे अंदर एक चाह होती, काश मैं ये वाला किरदार कर लेता। तो कभी ये चीज़ हुई, जैसे आपने अलिफ भी किया कि यार ये मैं कर सकता हूँ लेकिन प्रपोजल नहीं आ रहा मुझे इसके लिए, कोई ऑफर नहीं कर रहा, कभी ऐसा होता था? नहीं, ये भी नहीं हुआ कभी? नहीं। उसकी वजह ये है कि ये बात फैक्ट है कि मैं इस इंडस्ट्री में एक्टर बनने आया था और मैंने एक्टर बनने के लिए बहुत कोशिशें की। जब एक वक्त आया कि जब मुझे पता चल गया कि मैं एक्टर नहीं बन सकता, तो मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ख्वाब देखना छोड़ दिया वो? हाँ, मैंने एक्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दिया। बस इधर हम रुकेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत कोशिश की। जी। आई नो अ बिट ऑफ स्टोरी जो पीटीवी की स्टोरी थी, लेकिन उसके बाद की स्टोरी मुझे नहीं पता। मतलब कितनी मेहनत की, कितनी, कि आपने छोड़ दी उम्मीद कि नहीं अच्छा अब कुछ और कर लेते हैं? जब एक्टिंग का चांस मुझे नहीं मिला और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं एक्टिंग के पीछे मज़ीद मैंने टाइम लगाया तो मैं अपने एजुकेशनल ईयर्स मिस कर दूंगा, अपनी कॉलेज लाइफ मिस कर दूंगा। तो उसके बाद मैंने उस खाने को बंद करके मैं प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी एजुकेशन में मसरूफ़ हो गया। और बाय द एंड मुझे चांस मिला वेडिंग फोटोग्राफी में एज ए असिस्टेंट का। तो मैंने, और उस ज़माने में ना मैं स्कूल में पढ़ाता था। पढ़ाते भी थे? जी, मैंने स्कूल में भी पढ़ा है। ये बात हमें नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता, मैंने बताया ही नहीं है। तो असद मुमताज़ मलिक जिनको आप गुरु के किरदार से जानते हैं, वो स्कूल में भी पढ़ा चुके हैं? यस, आई वॉज अ टीचर। तो इन द मीनवाइल जब मैं पढ़ाता था तो मुझे एक दोस्त के साथ जो कि वेडिंग वीडियोग्राफी का काम करता था, तो मैं उसके साथ मुझे मौका मिला शादी में जाने का। तो एंड आई वॉज अ वायरमैन एट दैट टाइम। और मैं स्टेज के पास खड़ा था तार पकड़ के, और मेरा दोस्त जो है वो वीडियो बना रहा था, और एकदम से दो हाथ मेरे कंधे पे आते हैं, सर, और मैंने मुड़ के देखता हूँ तो मेरी दो स्टूडेंट्स थी। हाउ ब्यूटीफुल के सर तार जी आप समझ रही हैं? जी आप समझ रही हैं। लेकिन मैंने उस वक्त ना क्या किया? वो क्या था? आप तो सर थे ना, मतलब स्कूल में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने तार को दोबारा से और मजीद लपेटना शुरू कर दिया। जोर से लपेटना शुरू कर दिया कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ तो डेट सेट मैं कर रहा हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है। तो खैर वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर कैमरे से ऐसी दोस्ती हुई कि वो छूट ही ना सका कभी, और उस दोस्ती ने ना एक्टिंग के शौक को ओवरकम कर दिया। अच्छा, कभी कभी बड़े बड़े किरदार हूँ ड्रामे का हिस्सा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। मैं हमेशा से ना एक बात एज ए डीओपी में ये बात कहता था कि फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। बट परिजाद में शहजाद के साथ काम करके मैं ये अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं मैंने। जिस इक्विपमेंट पे, जिस कैमरा पे और जिस एनवायरनमेंट में, जिन लोकेशंस में उसने काम किया है, ही नेल्ड इट। क्या ऐसा हुआ कभी, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी की, डायरेक्शन भी की, लिखा भी, कि कोई ऐसे इंडस्ट्री के लोग होंगे जिनके साथ काम करने का इश्तियाक हो, कोई भी राइटर, प्रोड्यूसर, लेकिन तब आपको लग रहा है बड़ा बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन आज वही लोग पीछे भाग रहे हो कि ऐसा तुम कहाँ हो, डेट है तुम्हारे पास? क्या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, चूँकि आप खुद भी राइटर हैं
तो अगर कभी आपको मौका मिले एक फिल्म बनाने का या ड्रामा बनाने का, तो अपने लिए क्या किरदार लिखेंगे? मैं सच बताऊं तो मैं वो किरदार करने में इंटरेस्टेड हूँ जिससे थोड़ी सी हिलजुल हो। थोड़ी सी हिलजुल इस सूरत में हो कि मैं कोई क्वेश्चन रेज कर सकूं, मैं कोई बात लोगों के सामने उस कैरेक्टर के थ्रू आ सके। अच्छा, आपने एक हफ्ता लिया था जी वो स्क्रिप्ट पढ़ने में, ये हफ्ता क्यों लिया था? एक हफ्ता मैंने इसीलिए लिया कि मैं पहले ये समझ लूं कि आई कैन डू इट, और ये आई कैन डू इट कराने में मेरी माँ मेरी बीवी का हाथ है। पूरे ड्रामा में सबसे इंटेंस सीन कौन सा लगा कि करते हुए लग रहा था कि ये है और ये बहुत जिम्मेदारी है मेरे पे? ये कोई एक होता है सीन वेयर यू फील कि ये ड्रामे की जान है? जब बबली जा रही थी ना, यस, उस वक्त मैं ना उस कैरेक्टर में और गुरु का और बबली का रिलेशन मेरे गूज़बम्स आ गए, बाप बेटी वाला, वो मैं फील कर गया था। और मुझे उस वक्त आइडिया हुआ था कि ओह माय गॉड, द लाइफ इज सो क्रूअल। कोई ऐसी गलती कि जिस पे रिग्रेट करते हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था? यार मसला ये है कि मैंने जिंदगी में ना हजारों गलतियां की हैं, तो अब रिग्रेट रिग्रेट में किसको करूं? आपने कैसा ड्रामा किया जिसमें नुमान एजाज साहब थे, somebody, मतलब जिनको हम देख के बड़ा हुए? ये रिग्रेट है, उनके साथ सीन नहीं था? उनके साथ सीन नहीं था मेरा, ये रिग्रेट है मेरा। नुमान भाई यार, वो तमाम डायरेक्टर जो सुन रहे हैं, अगर आप इन्हें कास्ट करना चाहते हैं तो नुमान एजाज साहब को भी कास्ट कीजिए, क्योंकि ये इनका जो है ना ख्वाब है। और कौन सा एक्टर है जिसके साथ काम करना चाहते हैं? मैं हर उस एक्टर के साथ, हर उस पर्सनालिटी के साथ काम करना चाहता हूँ जो आउट क्लास काम करते हैं, यानी जिनका जो अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम में डूब के काम करते हैं। जब भी आप उनकी फैन फॉलोइंग है, जब भी आप लोग उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि वो हर किरदार में ऐसा ढल जाते हैं। अच्छा, आपने ये बात की कि आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, आप उस किरदार में ढल जाते हैं, तो क्या आप गुरु से बाहर निकल आए? जी जी निकल आए? जी जी। कितना आसान है किसी भी एक्टर के लिए एक मैं आपको सच बताऊं, मैं गुरु करने के ना विद इन 2 days बाहर निकल गया था। ये कैसे आप सब कुछ इतना आसानी से कर लेते हैं? सच बता दें। बिकॉज आई एम एन एक्टर, एक्ट करता हूँ ना। इश्क कितने किया जिंदगी में? कितने से क्या मुराद है? कितने मतलब इश्क तो एक ही होता है? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, ये गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। इश्क बिल्कुल एक नहीं होता, इश्क हो जाते हैं। तो असद की जिंदगी में? मेरी जिंदगी में यार ये क्या सवाल कर दिया? ये सवाल है। मेरी जिंदगी में एक ही इश्क है और वो मेरे घर में। ये एक सेफ आंसर। ओके, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, मैं तो सच्चाई मैंने सच कह दिया। परिजात को जो पजीराई मिली है, उसके बाद असद मुमताज घर में कितना मुख्तलिफ पाया जाता है? अब सोता रहता है पड़ा हुआ, और वही रूटीन है। मोहल्ले वाले? हाँ, मोहल्ले वाले तो जाहिर सी बात है, वो घर से अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकलता हूँ तो लिफ्ट में भी मैंने अपने घर की लिफ्ट से उतरते हुए ही ये जुमला सुनने को मिल जाता है कि यार आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका एक और ड्रामा भी हमें नजर आ रहा है, उसका टीजर नजर आ रहा है, वो भी खतरनाक किरदार लग रहा है मुझे। ड्रामा है और उसकी शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, और इसके अलावा मैं अपनी फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी एक फिल्म है अभी? जी। वो आपने खुद लिखी है? नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं आप? डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी। ओके, वो काफी अरसे से हमें उसका इंतजार है, वो कब रिलीज हो रही है? क्या 2022 में बन गई? हाँ, बन गई है। कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगे कि ड्रामा इंडस्ट्री में इस किस्म के स्क्रिप्ट नहीं होने चाहिए? देखें, डिफरेंट चीजें। अब आप मुझसे एज एन एक्टर पूछेंगे तो वो उसका जवाब अलग है, एज डायरेक्टर पूछेंगे तो वो उसका जवाब अलग है। एज एन आर्टिस्ट तो एज एन आर्टिस्ट किसी को मैं किसका रुख चेंज कर सकता हूँ? मैं तो किसी का रुख चेंज नहीं कर सकता। जो इंडस्ट्री में बन रहा है तो मैं तो करूँगा ना, मुझे तो करना पड़ेगा, वरना फिर मैं घर बैठ जाऊँ। कोई ऐसा राइटर जिनके साथ काम करना चाहते हो? कोई एक? एहतशामुद्दीन ने लिखना छोड़ दिया है ना? हाँ, वरना उनके साथ काम करने का शौक है। अली मुइन के स्क्रिप्ट पे काम करने का शौक है। अली, अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आप सुन रहे हो तो यार। ओके, और खलील भाई के स्क्रिप्ट पे काम करने का दिल है। अच्छा, जहाँ आपने बहुत सारे और काम किए, कम उम्र से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने फोटोग्राफी शुरू कर दी,
हमने सुना है कि इससे कई साल पहले शायद या इसके बाद आप सेल्समैन भी थे, तो ये बात कोई नहीं जानता अब तक, बट आई वांट टू नो। हर किसी ने अपने जो लोग हैं उन्होंने हर किसी ने अपने किसी ना किसी दौर में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना। लाइक 9th मैट्रिक की छुट्टियां होती हैं या रमज़ानों में ईद की वजह से, तो इस तरह के छोटे छोटे काम। मैंने चूड़ियों का स्टॉल भी लगाया यार, इसमें क्या मसला है। मैंने रमज़ानों में रमज़ान मार्केट के अंदर अपने ईद कार्ड का स्टॉल भी लगाया बचपन में। तो ये और उसके बाद मैंने ये सब शौक था करने का। शौक से मुराद मतलब हम छोटे होते थे तो देखा देखी हर किसी को बच्चा कहता था कि चलो मैं भी कर लेता हूँ। सो एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटर भी हैं, कोई और हिडन टैलेंट? सिंगिंग नहीं, वैसे दोस्तों की मेहंदी में कभी कोई गाना ऐसी गा लिया हो। रैप का शौक है? अच्छा, एक रैप कल्चर भी इवॉल्व हुआ है ना। रैप करने का शौक नहीं है, रैप लिखने का शौक है। वाओ। रैप मैंने अपनी ही वेब सीरीज के लिए एक रैप लिखा भी है। तो असद, आपकी वेब सीरीज का नाम क्या है जो आने अच्छा, वाली है? ये एक वेब सीरीज मैंने अपने लिए लिखी है। इसका नाम है खेल तमाशा। क्या नाम है? खेल तमाशा। हाँ, और ये कराची, ओल्ड कराची, रातें कराची की, लोकल लाइफ ऑफ कराची, लोकल लाइफ ऑफ कराची, उसके ऊपर एक रोमांटिक लव स्टोरी लिखी है मैंने। तो उसका मैंने एक गाना लिखा है। लिखा था, ओ भैये करेगा जब तू वेट, तेरी गेम बिकम्स द ग्रेट, अरे पकड़ में ना तू आवेगा, तू जिधर जिधर भी जावेगा, तेरा सेटअप तुझे पुकारेगा, तेरा नाम काम एक इशारे का, तू बात बात पे घुमा देगा, तू करे ना कंपन सेट, तू उधम पटक दिल फेंक, तेरे डंके बजेंगे टेट तेरे डंके बजेंगे टेट, तेरी गेम बड़ी स्ट्रेट, करेगा जब तू वेट, तेरी गेम बिकम्स द ग्रेट। वाओ। तो ये एक बहुत स्लैंग लैंग्वेज है। ये मैंने भी आपको आधा सुनाया है, आधा इस इंटरव्यू में सुनाने के लिए है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ जाता है टू मीट अंदर एक्सप्रेसो हीरो। एग्जैक्टली। और अब हम आपकी मुलाकात जो करवाने वाले हैं वो लियारी की एक सुपर गर्ल से करवाने वाले हैं। बेसिकली इन्होंने एक मूवी तो बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ ये लियारी में जो मौजूद कम उम्र बच्चे हैं उनको जराइम और मुंशियात जैसे जो के लिए इन चीज़ों से बचा कर उनको तालीम की तरफ लगा रही है, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सके। लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक मूवी बनवाई है और मूवी का नाम है द मिरर ऑफ लाइफ। बेसिकली इसका अनुमान यही है, उसमें तमाम तर जो एक्टर्स हैं वो बलोच हैं, और साथ साथ जी इस फिल्म में जो बेसिकली इसका पर्पस है, इसका अनुमान है, इसका थीम है वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। और माहीन ने ये मूवी बनाई है और साथ साथ 28 फरवरी को ये कराची आर्ट्स काउंसिल में इसकी नुमाइश की जाएगी। तो माहीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल माहीन से हम बात कर लेते हैं। माहीन, यू आर अ सुपर गर्ल, देयर इज नो डाउट इन इट। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सबसे पहले तो आप मौजूदा आपकी लाइफ जर्नी जो चल रही है इसके बारे में आप हमें खुद से बताइए। आप क्या क्या कर रही हैं इस वक्त? आपकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो खुले हुए हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी तो फिलहाल मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और साथ में मैं मिस्ताक फाउंडेशन, जो कि आपने जिक्र किया, हमारे स्कूल है, इनफॉर्मल एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं, हम उनको प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। और साथ में थिएटर फील्ड में भी मैं काम करती थी पहले। थिएटर में मेरा अपना एक बैंड था, रॉक द बैंड के नाम से, अभी भी है, जिसमें मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस फिल्म की जर्नी में आगे आए। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने खुद पढ़ाई की। 2 साल लगे मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए, और अभी ये फिल्म आ रही है 28 को, और इसका ट्रेलर बाकायदा मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च हो गया है। मतलब ये है कि मिस्ताक फाउंडेशन के साथ हम शाम के टाइम बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह मैं खुद पढ़ने जाती हूँ, और हफ्ते में 3 दिन हम आर्ट की क्लास रखते हैं जिसमें हम थिएटर सीखते हैं, हम फिल्म के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्टिव है मेरी लाइफ में अभी। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली द मिरर ऑफ लाइफ इसका है। बेसिकली आपने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से तो बात की है, लेकिन दूसरे अगर हम इसमें एस्पेक्ट्स का जिक्र करें तो किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखा है? और जो इसमें एक्टर्स हैं वो हमने अभी आप इंट्रो में भी बताया कि वो सारे बलोच हैं। सो ओवरऑल इस मूवी की जो कहानी से लेकर उसकी तमाम तरह एग्जीक्यूशन तक आपके चैलेंजेस, आपका जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
पहली बात तो ये है कि द मिरर ऑफ लाइफ हानि बलोच की स्टोरी से मैंने लिया है, बुक से। ये रियल स्टोरी पे है, विमेन इशू पे है, और ये फिल्म में सारे बलोच नहीं है, बलोच है लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के उर्दू मीडिया से भी लोग हमने इसमें शामिल किए हैं। और साथ में चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि मैं एक थिएटर फील्ड से जब मैं काम कर रही थी, तो मैं थिएटर फील्ड से आई, तो स्क्रिप्ट लिखने में ही हमें 1.5 साल लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी चीज पे काम करना सीखते हो तो आपको पहले पढ़ना पड़ता है। तो मैं एक थिएटर लिखती थी पहले, तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना ये बहुत चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के मेरे बलोच दोस्त थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वो बहुत सपोर्ट करते थे। और साथ में मैं खुद कोर्स करती थी अरीना मल्टीमीडिया में, तो वहां से ये चीजें सीखती गई। और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आर्ट के साथ हम अपने मैसेज को पीसफुली दे सकते हैं, क्योंकि विमेन इशू पे है और ये इशू हम सबका है। ये सिर्फ बलोचों का मसला नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द कंट्री हम सबका ही मसला है। हमने कुछ अर्सा पहले गवादर की एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, ब्लॉगर भी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब बलूचिस्तान के अंदर थिएटर में मेल्स ही फीमेल्स के कैरेक्टर करते थे, यानी कि खवातीन बन के खवातीन का कैरेक्टर करते थे। और इसकी वजह ये थी कि ओबियसली लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता थिएटर के अंदर काम करना या एक्टिंग की तरफ आना। आप न सिर्फ इस टैबू को तोड़ रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप डायरेक्ट भी कर रही हैं, आप राइटर भी हैं, एंड विद दैट आपके नाम के साथ बलोच भी लगता है। तो ये कितना मुश्किल है, और क्या बलूचिस्तान में अभी भी ये चैलेंजेस खवातीन के लिए, जूनियर एक्टर्स के लिए मौजूद हैं जिनकी हम बात करें? देखिए, ये तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, यारी की बात करें, ऑल ओवर हम कराची की बात करें, तो हाँ बिल्कुल लड़कियां आगे नहीं आ सकती। अगर आती भी हैं तो उनका बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं लोगों के। लेकिन जैसे मैंने खुद फेस किए, जैसे मुझे बोलते थे कि एक लड़की है स्टेज पे ये ड्रामे करती है, लेकिन मेरे जो बैक सपोर्ट थे मेरे पेरेंट्स थे। मेरे बाबा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी अम्मी मेरे साथ, वो स्टेज देखने मेरे साथ आती थी। वो बाकायदा लड़कियों को, हाँ जैसे पहले मैं आपसे बिल्कुल रिलेट करती हूँ। मुझे याद है कि 2014-13 में जब हम प्ले करते थे, तो मेरे साथ लड़कियां नहीं आती थी, तो लड़कों को ही वो रोल करने पड़ते थे। लेकिन जब 2015 में हमने ऑल ओवर कराची में टॉप किया, तो इसके बाद से लोगों में अवेयरनेस स्टार्ट हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि असल बात ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जब आप फील्ड में निकल के काम करते हो, जब आपकी अचीवमेंट आती है, तो तब जाके लोगों को दिखता है कि हाँ वाकई में ये फील्ड भी है। तो अब जाके रोटी बैंड में लड़कियां भी ऐसी हैं जो काम कर रही, जो मेरे अपने बैंड में काम कर रही। स्टार्टिंग मैंने अपने घर से ही किया है, मेरी छोटी सिस्टर के साथ। मैं उसे लेकर जाती थी अपने साथ हर प्लेटफॉर्म में, ड्रामे माइकान को मैं लेकर जाती थी। तो ऐसे लड़कियों ने देखा कि हाँ वाकई में एक माहिन काम कर रही है। जैसे मिस्ताक फाउंडेशन के थ्रू हमने काम किया। देखिए, अचीवमेंट ही आपके लोगों को मोटिवेट करती है। नो डाउट आपका काम बोलता है, आपकी अचीवमेंट बोलती है। और माहीन, उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स को बड़ा हम इस बारे में अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने आपको इनकरेज किया, ऑब्वियसली आपको मौका दिया और आप पे ट्रस्ट किया। और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के हवाले से, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन आप जैसी बच्चियां जब सामने आएंगी तो बहुत बेहतर एक इमेज जाएगा। इसके साथ साथ माहीन, आपकी मूवी के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन स्टिल हम उन आपके जो एजुकेशन के हवाले से और बच्चों को पढ़ाने के हवाले से एक वेंचर है, उसके हवाले से ज़रूर चाहेंगे आप यहाँ पे शेयर करें कि उसका जो आपका जर्नी है वो कहां तक पहुंचे और कितने बच्चों को आप किस तरह से अकोमोडेट करेंगे। देखिए, काम तो कभी भी 100% नहीं हो सकता। अगर हम 100% के लिए बैठे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस काम को मैंने स्टार्ट किया स्कूल लाइफ से, मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये आप पीछे अगर मेरे देख रहे हैं तो ये मेरे बाबा की अपनी लाइब्रेरी है, वो ये बुक सारे पढ़ चुके हैं। तो मुझे हमेशा कहते थे कि माहीन, अगर आपको प्लेटफॉर्म है तो आप इन चीजों को आगे तक शेयर करें। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत सी चैलेंजेस थी। जाहिर सी बात है, आप कम्युनिटी में काम करते हो, लोगों का एक नजरिया आपके सामने बदलता है, वो एक तो समझ भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हर साल में हमारे पास 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते हैं, कॉलेज लेवल तक पहुंचते हैं। तो इन चीजों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ वाकई में किसी एक की तो जिंदगी बदल रही है। कम से कम इंसान कोशिश तो करे। माहीन, आखिर में बिल्कुल एक तो जी हम चाहेंगे कि आपने चूंकि द मिरर ऑफ लाइफ का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है बड़ा इंप्रेसिव है, अगर आप हमें सुना दें, कोई 1-2 लाइंस अगर आपको याद हैं तो वीड लव टू लिसन टू दैट, और लोगों को कहेंगे कि देखें जाके।
हाँ बिल्कुल। अब लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अभी मिस्ताक फाउंडेशन में हमारे पास एक्टिवली हम क्लास ले रहे हैं। हमारे पास 100 दिन मोर बच्चे ऐसे के जो पढ़ रहे हैं 2 सेक्शन में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। और द मिरर ऑफ लाइफ डायरेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, एक बलोच लड़की का आगे आना, काम करना, तो लेकिन ये है कि बहुत से लोग ऐसे थे, सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने डिग्रेड भी किया, आप काम नहीं कर सकते हो। इसमें आपको मैं यही कहूंगी कि आप 28 को आके हमारे तो कोई डायलॉग तो सुना दीजिए, कोई डायलॉग है आपके, आप मिरर ऑफ लाइफ का आपके माइंड में जो हम? बिल्कुल, इसमें मैं हमारे जो टाइटल सॉन्ग है वो जो अनस ने डायरेक्ट किया है, मैं उसकी एक लाइन आपको सुना, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वो बोल आपको बताऊं। जी उसी स्टाइल में जरा क्विकली, हमने ब्रेक लेनी है, माइन जल्दी से बता दें। ठीक है, एक तो ये है कि हाँ मैं जिंदा, हाँ तू जिंदा, बंद पिंजरे में आजाद परिंदा, ये हमारे फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। और चीजें मैं रिवील नहीं कर सकती, आप हमारे साथ बने रहिए हमारे पेज पे। आपकी 28 फरवरी को कराची आर्ट्स काउंसिल में मूवी रिलीज हो रही है। हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा माहीन आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। माहीन बलोच हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। द मिरर ऑफ लाइफ इनकी मूवी है, 28 फेब को रिलीज हो रही है, आप जरूर देखें और इनकरेज करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब पीएसएल की बात करेंगे। पीएसएल की बात करते हैं, बिल्कुल उसी थ्रिल की जिस थ्रिल से हमने आगाज किया था। अब बार पीएसएल, क्योंकि जब तक जारी है उस वक्त तो हमने इस हंगामा खेजी को जारी रखना है, यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। तो कल एक अहम मैच हुआ, हमने वो मैच देखा, ज़ल्मी वर्सेस ग्लैडिएटर्स। ग्लैडिएटर्स के इस पीएसएल 7 की फ्यूचर के हवाले से बड़ा अहम मैच था। अगर ग्लैडिएटर्स इस मैच को विन करते, उनकी पोजीशन कंफर्टेबल होती, लेकिन कल ज़ल्मी ने जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया है तो उसके बाद उनकी पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन 4थे नंबर पे आ गई है। वी ऑल नो कि 24 रन से कल उन्होंने इस मैच को जीता है। और शोएब मलिक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नए खिलाड़ियों के लिए भी खतरा बन गए हैं, माशाल्लाह इतने फिट लग रहे हो, रन्स किए जा रहे हैं। दिस इज समथिंग ग्रेट अबाउट शोएब मलिक। लेकिन चूंकि आपने मैच देखा और मैं शुरू में भी जिक्र किया, अब हम जरा इसके तबसरे पे आ जाते हैं और पॉइंट्स टेबल पे भी आ जाते हैं। और आज जो टॉप टीम है यानी कि मुल्तान सुल्तान एंड नीचे से जो टॉप टीम है कराची किंग्स, उनका भी टकराव होना है। हमारे साथ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल लाइव ऑल द वे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जरा वो अब कैसे देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल को। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इमरान, आपको और अरमला दोनों को सुबह खैर में बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। अभी डायरेक्शन क्लियर हो गई पॉइंट्स टेबल की आपके लिए, बीइंग अ क्रिकेट एक्सपर्ट, या स्टिल यू डाउट कि नहीं कोई चेंज हो जाएगा इसमें टॉप 4 टीम्स में? अभी थोड़ा सा डाउट है। एक टीम तो जा चुकी है, मुल्तान सुल्तान। लाहौर कलंदर्स के 10 पॉइंट्स है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 पॉइंट्स है और 8 पॉइंट्स हो गए पेशावर ज़ल्मी के। तो चांस यही है कि कोयटा की टीम स्ट्रगल करेगी। कोयटा, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद को जो इंजरी का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से अब कल आपने देखा एलेक्स हेल, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर है वो कहते हैं फटीग की वजह से जा रहा हूँ। हालांकि वो एक उन्होंने वीडियो कल मैसेज जारी किया, कोलकाता नाइट राइडर्स में वो सेलेक्ट हो गए तो वो कह रहे कि मैं आऊंगा और खेलूंगा। तो वो उनके ना होने से और फिर शादाब खान की इंजरी पर क्वेश्चन मार्क के आया, वो फुली फिट है या नहीं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन चांसेस यही है जो 3 टीमें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, और चौथी टीम के लिए मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जिसमें ज़ल्मी के जो है चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है, ज़ल्मी के चांसेस ज्यादा है मिर्जा साहब। लेकिन दूसरी जानिब अभी आपने खुद पॉइंट आउट किया कि कोलकाता नाइट राइडर्स में के लिए उन्होंने वीडियो किया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अव्वल तो आने में हमने पहले देखा है, माजी में शुरू के सीजन्स में आते रहे, लेकिन इस बार हमें कुछ इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं मिले देखने को। दूसरी बात यह कि एक कमिटमेंट एक लीग के साथ उसको छोड़कर इस तरह से चले जाना, दूसरी जो भी रीजन है, अगर इंजरी वाला मामला है तो इट्स अनदर स्टोरी, बट स्टिल इस तरह की रीजंस पे जाना, ये थोड़ा इस पे सोचना या इस पे कुछ एक्शन लेने के मामला होना चाहिए पीसीबी की जानिब से। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया अरमला। इनको 75% अदायगी हो जाती है जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अदायगी करता है। दुनिया की तमाम लीग्स में वो जो लीग के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अदा करते हैं फ्रेंचाइजेस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अदा करता है और फ्रेंचाइजेस के जो अमाउंट होता है उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इस तरह से आप लीग छोड़कर ना जाए। कोई आइंदा से ऐसी क्लॉज रखी जाए कि आप पूरी लीग खेलेंगे अनटिल एंड अनलेस आप नेशनल ड्यूटी पर ना जाए या आप अनफिट ना हो जाए। अब आप इस चीज को
जवाब बनाया कि फटीक की वजह से इनसे पहले जो है वो एक और प्लेयर जो थे बेन डकिंग क्या नाम है उनका, वो बेन कटिंग तो खेल रहे, एक और प्लेयर है वो भी चले गए और वो कह रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आप देखें अरमला के 46 प्लेयर जो आए उनमें ज्यादातर इंग्लिश क्रिकेटर्स थे, 26 से 27 इंग्लिश क्रिकेटर्स थे, कोई बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं आया, कोई वो जो है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर नहीं आया, जो रिटायर्ड है वो आए, रायली रॉसो और इमरान ताहिर। इसी तरीके से भारत के तो आते ही नहीं है। और भी आप देखें टीमों के न्यूजीलैंड के 1-2 आए, कॉलिन मनरो आए वो चले गए, फिर आयरलैंड के वो जो उनके पॉल स्टर्लिंग आए वो चले गए। तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा एक क्लॉज रखनी चाहिए कि अगर आपको हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर अनटिल एंड अनलेस आपको कोई इंजरी ना हो जाए या आपकी कोई नेशनल ड्यूटी ना हो, जैसे राशिद खान जा रहे हैं नेशनल ड्यूटी पर, जी राशिद खान जा रहे हैं और उनके अलावा उनके एक और गुरबाज है वो जा रहे हैं, मोहम्मद नबी चले जाएंगे, तो इनकी तो नेशनल ड्यूटी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह की क्लॉज रखनी चाहिए। तो क्या ये क्लॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा या मुतल्लिका फ्रेंचाइजेज रखेंगी, जो कि हायर तो फ्रेंचाइजेज करती हैं प्लेयर्स को? मिर्जा साहब देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बना के देता है ना उनको एसओपीज के इस पर इस तरह से अमल दरामद कर रहे हैं, तो फ्रेंचाइजेस से जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करे प्लेयर्स, क्योंकि पेमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है प्लेयर को, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीग है ये, किसी बाहर की लीग नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर खुद इन्वॉल्व होगा इसमें इमरान, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और अब आपने चूंकि ऑलरेडी आप कह रहे हैं मुसलसल के पेशावर ज़ल्मी के चांसेस ज्यादा हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं जी, ऐसा क्या करें? चूंकि हम देख चुके हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी थोड़े चैलेंजेस का सामना रहा इस पूरे PSL में। मुख्तलिफ टीम्स के प्लेयर्स को, नवाज की हमने कल बात की थी, फिर शादाब की हम बात कर रहे हैं, इंजरीज का प्रॉब्लम रहा है मुख्तलिफ प्लेयर्स को, शायद आफरीदी इस लीग से निकल गए। तो क्वेटा के पास अब क्या ऑप्शंस हैं अपने आप को बूस्टअप करने के लिए? देखिए इमरान, कोयटा के अभी 2 मैच बाकी हैं, अगर वो दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो फिर उनका एक तो नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा, फिर उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। उधर जो है पेशावर ज़ल्मी के 8 पॉइंट्स हैं, अगर पेशावर ज़ल्मी अपने दोनों मैच हारती तो उसके 8 ही रहेंगे, अगर मगर की बात है। और अगर कोई मैच जीत जाती है तो उसके 10 हो जाएंगे, तो फिर 10-10 पर जो है वो दोनों टीमों में नेट रन रेट पर फैसला होगा। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस है, उसके 7 मैच हुए, उसके अभी 3 मैच बाकी है, अगर 3 में से वो 1 मैच भी जीत जाती है तो उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो आउटराइटली जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सिर्फ और सिर्फ एक टीम ऐसी है कराची किंग्स जिसके आंसू पोंछने की जरूरत है, अगली दफा शायद वो कोई अच्छा परफॉर्म करे, लोग खुश होते हैं। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के अलावा सिलेक्शन की बात हम बार बार, आपने खुद भी पॉइंट आउट किया था कि टीम की सिलेक्शन के टाइम पे ही बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, क्योंकि इस फ्रेंचाइज का हम पहले सीजन से अब तक देखें तो हाइप और बेस्ट से बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट करना, चाहे वो फाइनेंसिस के हवाले से हो, लेकिन स्टिल कराची किंग्स ऑब्वियसली जाते, मैं ज़रूर चाहूँगी एक कमेंट और कि सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि प्लेयर्स के वापस जाने के मामले से टीम्स को कितना धचका लगेगा। ये सारे प्लेयर्स जिनको आपने भी बताया कि चले जाएंगे, आइदर कि नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं किसी भी वजह से, उनसे फ्रेंचाइजीज को कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, मुझे नाम याद आ गया, बेन डकेट नाम है उनका। बेन कटिंग तो कल खेल लेते, उनकी एहलिया बाहर मैदान के बैठकर उनको सपोर्ट कर दी, वो बेन डकेट थे, वो चले गए। और अरमला आपने सही कहा, एक तो कराची किंग्स की सिलेक्शन के हवाले से टीमें बड़ा होमवर्क करती हैं कि इस साल हमने इस प्लेयर को लेना है, पूरा रिसर्च वर्क होता है, लेकिन लगता है इस मरतबा कराची किंग्स का रिसर्च वर्क नहीं था। हालांकि वसीम अकरम जैसा इतना बड़ा नाम, और खुद जो मेरी भी इत्तलात है कि आपस में भी उनकी टीम में ये डिस्कशन हो रहा है उनकी मैनेजमेंट में कि हमने क्या टीम सेलेक्ट कर ली। तो मेरे ख्याल में आइंदा उनको एक तजुर्बा होगा, कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो आइंदा शायद वो छाछ फूंक फूंक कर पिए। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि उनकी जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, कई बड़ी तब्दीलियां ना आए अगले बरस कराची किंग्स की टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां आए, खिलाड़ियों में तब्दीलियां आए, बहुत कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले बरस कराची किंग्स। ओके, ठीक है मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी के लिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि कराची किंग्स की जिस तरह की हार हुई है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां टीम मैनेजमेंट में, समहाउ प्लेयर्स में भी आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो असल मैच पड़ा हुआ है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, दैट इज बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी, और वी नो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ा है, ज़ल्मी का तो है ही। सो देखते हैं कि कौन सी टीम ऊपर आती है। आपके ख्याल में किसको आना चाहिए ऊपर? पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट ज्यादा। शोएब मलिक अब ये हो ही नहीं सकता कि इन्होंने ज़ल्मी कहा है तो मैं भी ज़ल्मी कहूं। आई विल गो फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। चलो जनाब।
अब PSL पे तो बात होती रहेगी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात कर लेते हैं, इनफैक्ट बात क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। दो स्टोरीज हमारे पास। एक बड़ी अच्छी अपडेट इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के हवाले से जी, उन्होंने अपनी व्हाट्सएप सर्विस मुतारिफ करा दी है। ये व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं, बल्कि बता भी देते हैं, जिसपे आप पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, समाओ अपनी इंफॉर्मेशन, तजावीज़, शिकायत कुछ भी पहुंचा सकते हैं ऑन 0334 287 4287। ये नंबर है इस्लामाबाद पुलिस का। वंस अगेन आई रिपीट 0334 287 4287। इस नंबर के जरिए आप कैपिटल पुलिस से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपनी तजावीज़, शिकायत, कुछ भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये अच्छी एक चीज़ है, इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो हैं व्हाट्सएप फ्रेंडली होते हैं और वो अपनी कंप्लेंट्स और इस तरह के मामले अपडेट्स ले सकते हैं। जो म्यूजिक लवर्स हैं उनके साथ इज़हार अफसोस के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। बात हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर बार बार सेव कर लें, याद रखें। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।